यह 14वीं शताब्दी के शुरुआत का समय था। राणा रतन सिंह मेवाड़ रियासत के राजा थे। मेवाड़ तत्कालीन राजपुताना के दक्षिण भाग की एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। राजधानी में बना विशाल चित्तौड़ का किला भारत का ही नहीं, अपितु विश्व का सबसे बड़ा किला था। इसमें जल की बड़ी बड़ी झीलें और बावड़ियां थीं। साथ ही किले में खेती करने के लिए खेत भी थे। राणा रतन सिंह की छोटी रानी पद्मावती सौंदर्य की वास्तविक परिभाषा थी। उस समय पद्मावती जितनी सुंदर स्त्री भारत में दूसरी कोई नहीं थी। पद्मावती के सौंदर्य के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक दिन यह बात दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों में पड़ गई। अलाउद्दीन, जो न केवल एक शक्तिशाली सुल्तान था, बल्कि एक महत्वाकांक्षी योद्धा भी, पद्मिनी को पाने की तीव्र लालसा में जल उठा। उसने अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर कूच किया, लेकिन जब वह किले के सम्मुख पहुंचा तो उसकी विशाल सेना और शक्ति भी उस महान दीवारों के सामने तुच्छ प्रतीत हुई। 11 महीनों तक अलाउद्दीन ने किले की घेरेबंदी की, लेकिन किले में प्रवेश पाने का कोई मार्ग नहीं सूझा। अंततः उसने छल की राह चुनी और राणा रतन सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। राणा रतन सिंह ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और अलाउद्दीन को संधि के लिए चित्तौड़ किले में आमंत्रित किया। अलाउद्दीन चित्तौड़ किले में आया तो राणा रतन सिंह ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया। हिंदू संस्कृति के अनुसार राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन के साथ भोजन किया। भोजन के पश्चात अलाउद्दीन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। राणा रतन सिंह इस निवेदन पर क्रोधित हुए, लेकिन संधि की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि अलाउद्दीन को केवल रानी पद्मिनी का दर्पण प्रतिबिंब दिखाया जाएगा। जब अलाउद्दीन ने दर्पण में पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो उसकी लालसा और भी तीव्र हो गई। रानी की सौंदर्यता अलाउद्दीन की आंखों में बस गई और वह हर कीमत पर रानी को प्राप्त करना चाहता था। इसके बाद अलाउद्दीन ने राणा रतन सिंह को अपने शिविर में आमंत्रित किया। राणा रतन सिंह संधि को पूर्ण करने की चाह में अकेले ही अलाउद्दीन के पास पहुंचे, परंतु यह एक छलावा था। अलाउद्दीन ने राणा को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली ले गया। दिल्ली से अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी को संदेश भेजा कि यदि वह अपने पति को बचाना चाहती है तो उसे दिल्ली आना होगा। रानी पद्मिनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, परंतु उनकी योजना उससे कहीं अधिक गूढ़ थी। पद्मिनी दिल्ली की ओर रवाना हुई, लेकिन उनके साथ स्त्रियों के वेश में 1000 योद्धा भी गए। इस गुप्त सेना का नेतृत्व राणा रतन सिंह के 2 वीर सेनापति गोरा और बादल कर रहे थे। दिल्ली में पहुंचने के बाद इन वीरों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए राणा रतन सिंह को मुक्त करवाया। हालांकि इस संघर्ष में गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब अलाउद्दीन को इसका समाचार मिला तो उसकी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह अपनी विशाल सेना और भारी तोपों के साथ चित्तौड़ पर फिर से आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। चित्तौड़ की दीवारें इस बार भी अलाउद्दीन की सेना के सामने अडिग खड़ी थीं, लेकिन मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन का विश्वास पात्र सेनापति था, तोपों के गोलों से दीवारों को कमजोर करने लगा। जैसे ही किले की दीवारें गिरने लगीं, राणा रतन सिंह ने अपनी राजपूत सेना को युद्ध भूमि में उतारने का आदेश दिया। रणभूमि में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राणा रतन सिंह अपने शौर्य के साथ लड़े, लेकिन मलिक काफूर ने पीछे से वार कर उन्हें धराशायी कर दिया। चित्तौड़ किले में जब रानी पद्मिनी को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर करने का निश्चय किया। वह अग्निकुंड में समा गईं, लेकिन उनकी सुंदरता, शौर्य और बलिदान की गाथा चीरकाल तक जीवित रही। इस प्रकार चित्तौड़ के किले ने न केवल अपनी मजबूती का परिचय दिया,
बल्कि उसकी दीवारों के भीतर राजपूती वीरता और बलिदान की कहानियों को भी सजीव रखा। रानी पद्मिनी की सुंदरता और राणा रतन सिंह के शौर्य ने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, जो युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।